कहानी तब जल उठती है जब रिश्तों की डोरें टूटने लगती हैं, जब सच छिपाने की कोशिशें भड़कती आग बन जाती हैं और जब एक गुरु अपनी शिष्या के आंसू देखकर खुद को रोक नहीं पाते, क्योंकि इस बार दांव सिर्फ इज्जत का नहीं, एक पूरे परिवार की बिखर जाने का है। सुनो दोस्तों, ये कहानी उन दिनों की है जब चौहान हवेली के दरवाजों पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे हवेली खुद किसी बड़े तूफान के आने की आहट समझ चुकी हो। जैसे दीवारों की दरारों में दबी फुसफुसाहटें किसी अनकहे सच को छिपाने की कोशिश कर रही हों। पर सच कब तक छुपता है? और फिर जब जयपुर की सड़कों पर सुबह सुबह अखबार बंटे, जब हर नुक्कड़ पर लोग चाय की चुस्कियों के साथ किसी नई सनसनी की सुगबुगाहट कर रहे हों, तभी अचानक शहर के बड़े बड़े चौक से लेकर गली गली तक एक ही खबर बिजली की तरह फैल गई कि चंद्रिका सिंह चौहान का बेटा देव चौहान अपनी ही हवेली की नौकरानी वसुधा के साथ शादी कर चुका है और अब मां से अलग रह रहा है। और ये बात किसी चिंगारी की तरह नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान की हवा में फैलते धुएं की तरह हर घर में दाखिल होने लगी। हर कोई चौहान परिवार के बारे में बोलने लगा और मीडिया वाले इस पूरी घटना को अपने कैमरों और माइक की चमकदार रोशनी में ऐसा उछालने लगे जैसे उन्होंने किसी सदियों पुराने राज का पर्दाफाश कर दिया हो। और इसी उथल पुथल के बीच पहाड़ों से दूर बैठे गुरुजी के कानों तक भी ये खबर पहुंची कि चंद्रिका ने अपने ही बेटे और बहू को उसी रिश्ते की वजह से ठुकरा दिया है जिसे निभाने का दावा करते हुए वो पूरी उम्र लोगों को मर्यादा की शिक्षा देती रही हैं। गुरुजी ने जब ये सुना तो उनके चेहरे पर वो शांत गंभीरता नहीं रही जिसके लिए पूरा गांव उन्हें जानता था, बल्कि उनकी आंखों में हल्का सा दुख और गहरा सा सवाल तैर गया कि आखिर चंद्रिका इतनी कठोर कैसे हो गई। क्या एक माँ का दिल इतना ठंडा हो सकता है कि वो बेटे के जीवन की खुशी तक न समझ सके? क्या इज्जत के नाम पर किसी का संसार उजाड़ देना सच में किसी परंपरा की रक्षा कहलाता है? और इसी दुविधा में जब उन्होंने अपनी कमंडल की रेखाओं को देखा तो उन्हें लगा कि ये समय मौन रहने का नहीं, बल्कि टूटते रिश्तों को जोड़ने का है। और फिर उन्होंने बिना देर किए खुद को यात्रा के लिए तैयार किया, जैसे कोई संत नहीं बल्कि कोई पिता अपने बच्चों को बचाने निकल पड़ा हो। देव और वसुधा एक छोटे साधारण संकरे से किराए के कमरे में रह रहे थे, जिसमें एक कोने में मिट्टी की दरी बिछी की और दूसरे कोने में एक चूल्हे जैसा छोटा सा स्टोव रखा था। हवा में हल्की सी मिट्टी की खुशबू थी और ऊपर एक टूटे पंखे की धीमी आवाज उस कमरे की तंगी का सबूत दे रही थी। पर उस तंगी में भी एक गहरी, सच्ची और मासूम सी शांति थी, जैसी वो जगह किसी प्रेमी जोड़े के साहस की गवाही दे रही हो कि उन्होंने अपने प्यार के लिए सब छोड़ दिया। और उसी कमरे के बाहर जब गुरुजी पहुंचे तो थोड़ी देर तक खामोशी के साथ दरवाजे को देखते रहे, जैसे वो समझ रहे हों कि इस दरवाजे के अंदर सिर्फ दो इंसान नहीं, बल्कि दो परीक्षाओं से गुजरती आत्माएं बैठी हैं जो अपनी माँ, समाज और पूरी दुनिया से लड़ने की हिम्मत जुटा रही हैं। देव ने दरवाज़ा खोला तो गुरुजी को देखकर एक पल के लिए उनकी सांस अटक गई, जैसे उन्हें डर हो कि कहीं गुरुजी भी माँ की तरह उन्हें दोष न दें, कहीं गुरुजी भी ये न कह दें कि तुमने परिवार को कलंकित कर दिया। पर गुरुजी ने जैसे ही देव के सिर पर हाथ रखा तो सारी आशंकाएं पिघल गईं और कमरे के अंदर जैसे एक गर्माहट फैलती चली गई। वसुधा जो चूल्हे पर चाय चढ़ा रही थी, वो गुरुजी की आवाज़ सुनते ही मुड़ी और कुछ नहीं कह सकी। बस उसकी आंखें एकदम नम हो गई, जैसे किसी ने उसके भीतर दबे दुख को छू लिया हो। और वो धीरे धीरे गुरुजी के पास आई और उनके सामने 2 कदम दूर खड़ी रह गई। उसके भीतर अपराध बोध और डर का ऐसा तूफान था कि शब्द उसके गले में अटक गए, पर दिल की सच्चाई आंखों से बाहर बहती चली गई। वो कांपती आवाज में बोली, गुरुजी, मैं तो देव सर की रक्षा कवच थी ना। मुझे तो बचपन से यही बताया गया था कि मैं जिसकी सेवा करूं उसकी रक्षा करूं। पर आज मैं ही देव सर के जीवन की सबसे बड़ी परेशानी बन गई हूं। लोग कहते हैं कि मैंने इन्हें बांध लिया, मैंने इनकी दुनिया उजाड़ दी, और मासा तो मुझे देखना भी नहीं चाहती। शायद मुझसे ही गलती हुई, शायद मुझे ही इनके जीवन से दूर हो जाना चाहिए। ये कहते कहते वसुधा की आवाज़ टूट गई और उसकी आंखों से आंसू लगातार गिरते रहे, जैसे वर्षों का दर्द एक साथ बहने लगा हो। गुरुजी ने वसुधा के आंसू पोंछे और बोले, जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, पर असल में वहीं से नया रास्ता शुरू होता है। और तुम्हारी नीयत इतनी साफ है कि तुम्हें खुद को दोष देने की कोई ज़रूरत नहीं वसुधा। तुम किसी का विनाश नहीं, बल्कि किसी की शक्ति बन सकती हो, और मैं तुम्हें उसी शक्ति की ओर वापस ले जाने आया हूँ। उन्होंने देव के कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, मैं तुम्हें और वसुधा को चौहान हाउस वापस ले जाने आया हूँ। तुम दोनों मेरे साथ चलोगे। ये घर सिर्फ चंद्रिका का नहीं, तुम्हारा भी है। और रिश्तों से भागना समाधान नहीं,
रिश्तों को समझना समाधान है। लेकिन देव ने हिम्मत जुटाकर कहा, गुरुजी, मासा ने हमें माफ नहीं किया, वो हमें अपना नहीं मानती। ऐसे घर में जाकर हम क्या करेंगे जहां हमें धोखे जैसा नाम दे दिया गया है। और देव का ये दर्द जैसे पूरे कमरे में फैल गया। पर गुरुजी दृढ़ स्वर में बोले, क्योंकि मैं कह रहा हूं बेटा, और मैं चंद्रिका से खुद बात करूंगा, उन्हें सच्चाई बताऊंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरी बात मानेंगी ही। क्योंकि माँ का दिल कठोर हो सकता है पर पत्थर कभी नहीं, और एक ना एक दिन पिघलता जरूर है। यही कहानी का पहला मोड़ आता है। और दोस्तों, अगर आपको यह अनफोल्डिंग ड्रामा पसंद आ रहा है तो अभी इसी वक्त कहानी को आगे तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो कहानी की दिशा बदल देगा। और इस तरह जब गुरुजी ने देव और वसुधा को अपने साथ चलने के लिए समझा लिया तो कमरे में जैसे हवा का एक नया झोंका आया, जैसे किसी ने उस तंग कमरे की दीवारों पर आशा का दीपक जला दिया हो। और वसुधा, जिसने पिछले कई हफ्तों से सिर्फ डर और असुरक्षा में सांसें ली थी, वो भी धीरे धीरे खुद को संभालने लगी। उसने देव की ओर देखा, जैसे पूछ रही हो कि क्या सच में ये कदम सही है, क्या सच में चौहान हवेली उसके लिए दोबारा खुल सकती है। और देव ने उसकी आंखों में झांकते हुए धीमे से सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो कि गुरुजी के साथ गलत नहीं हो सकता, और शायद अब वक्त आ गया है कि हम अपने हिस्से की हिम्मत फिर से जुटाएं। कमरे में रखा पुराना ट्रंक, हल्की सी धूल, कपड़ों के जोड़े, टूटे पंखे की घरघराहट, ये सब मानो विदाई का इशारा कर रहे थे, जैसी ये जगह कह रही हो कि अब तुम्हारी परीक्षा खत्म, अब आगे बढ़ो। और जब वसुधा ने वो पुराना दुपट्टा उठाया तो उसकी उंगलियों में एक कंकड़ी दौड़ गई, क्योंकि यही वो दुपट्टा था जिसे लेकर चंद्रिका ने उसे आखिरी बार ताने मारे थे। यही वो कपड़ा था जो उसकी पहचान भी था, और उसी पर सवाल भी उठे थे। पर आज वो उसे नए आत्मविश्वास के साथ सिर पर रख रही थी, जैसे कोई योद्धा अपने युद्ध से पहले कवच पहनता है। गुरुजी ने जैसे ही उनके कमरे की दहलीज पार की, ऐसा लगा जैसे देव और वसुधा ने अपने मन की सारी घुटन पीछे छोड़ दी हो। बाहर की गर्मी, सड़क की भीड़, ऑटो रिक्शों की आवाजें, सब जैसे किसी नई शुरुआत के संकेत बन गए। और जब वो गुरुजी के साथ चौहान हाउस की दिशा में चलने लगे तो हर कदम भारी था, पर उम्मीद से भरा भी था, जैसे हर कदम कहता हो कि बस थोड़ा और फिर सब ठीक हो सकता है। वसुधा रास्ते भर चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में वो डर साफ झलक रहा था कि चंद्रिका उसे देखकर क्या कहेंगी। क्या वो दरवाजे पर ही अपमानित कर देंगी? क्या फिर से शहर किसी नई कहानी को हवा देगा? पर गुरुजी शांत थे। उनके चेहरे पर वो स्थिरता थी जो किसी तट पर खड़े पर्वत जैसी लगती थी, जैसे वो जानते हों कि तूफान कितना भी बड़ा हो, दिशा बदलना उनके हाथ में है। उधर हवेली में माहौल पहले से भी ज्यादा तनावपूर्ण था। नौकरानियों की धीमी बातें, चौहान परिवार की महिलाओं की बेचैनी और चंद्रिका का गुस्से से भरा घुमड़ता चेहरा, ये सब घर की दालानों में गूंज रहा था। चंद्रिका सिंह चौहान सुबह से किसी से ठीक से बात नहीं कर रही थी। बार बार अखबार मेज पर पटक देती और कहती कि ये सब उनकी प्रतिष्ठा पर हमला है। उन्होंने अपनी जिंदगी नाम और मान सम्मान के लिए खपा दी, और बदले में ये दिन देखना पड़ रहा है। और ये वही खींच थी जो घर के हर सदस्य पर कहीं न कहीं असर डाल रही थी। इसी बीच हवेली के मुख्य गेट पर अचानक सन्नाटा छा गया, जब गार्ड ने देखा कि सामने गुरुजी खड़े हैं और उनके साथ देव और वसुधा भी हैं। गार्ड को एक पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ, जैसे उसने कोई सपना देख लिया हो। उसने अंदर की ओर देखा, फिर दरवाजे की ओर, और धीरे धीरे वो दरवाजा खोलने लगा, क्योंकि गुरुजी को कोई रोक नहीं सकता था। हवेली की परंपरा में उनका सम्मान किसी राजा से कम नहीं था। जैसे ही गुरुजी दहलीज पर पहुंचे, चंद्रिका भारी कदमों से बाहर आई। उनके चेहरे पर गुस्सा था, पर गुरुजी को देखकर वो कुछ क्षण के लिए ठिठक गईं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, आपके लिए हवेली का हर दरवाजा हमेशा खुला है, पर इन दोनों के लिए नहीं। इन दोनों धोखेबाजों ने इस घर की मर्यादा को तोड़ा है, और मैं ऐसे लोगों का स्वागत नहीं करती। उनके शब्दों में कांटे थे, और देव के कदम वहीं जम गए, जैसे उसकी सबसे गहरी आशंका सच हो गई हो। पर गुरुजी शांत रहे। उनकी आंखों में एक ऐसी दृढ़ता थी जिसे देखकर हवेली की हवा तक थम गई। गुरुजी बोले, चंद्रिका, तुम जिसे धोखा कह रही हो ना, वो दरअसल सच्चाई है, और तुम जिसे छल कह रही हो, वही इन दोनों की मजबूरी थी। और तुम जिसे मक्कारी समझ रही हो, वो दरअसल इनका प्रेम था। और प्रेम कभी मक्कार नहीं होता, वो इंसान को बेहतर बनाता है, तोड़ता नहीं। लेकिन चंद्रिका का गुस्सा जैसे और भड़क गया। उन्होंने कहा, गुरुजी, आपको नहीं पता कि क्या खेल खेला गया है, कैसे इस लड़की ने मेरे बेटे को मुझसे दूर किया है, कैसे मेरी परवरिश पर उंगली उठाई गई है, और कैसे जयपुर भर में मैं मजाक बन चुकी हूँ, और ऐसे झूठे मक्कार चालबाज लोगों के लिए मेरे घर में जगह नहीं है।
वसुधा का दिल इस थप्पड़ जैसे शब्दों से चकनाचूर हो गया। वो गुरुजी के पीछे छुपने की कोशिश कर रही थी, जैसे किसी घायल चिड़िया को आसमान से गिरते ही किसी पेड़ की छाया मिल जाती है। पर चंद्रिका के तेवर कम न हुए। गुरुजी ने आवाज धीमी की, लेकिन उसकी गहराई ने हवेली की दीवारों तक को हिला दिया। चंद्रिका, तुम्हारे सामने खड़ा ये बेटा तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही खून है, तुम्हारा ही संस्कार है। और अगर आज वो किसी लड़की के साथ खड़ा है तो इसलिए क्योंकि वो उसे धोखा देकर नहीं, बल्कि सचमुच दिल से चाहता है। तुमने इस रिश्ते को समझा ही नहीं। तुमने सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा की चोट देखी, पर यह नहीं देखा कि तुम्हारे बेटे का दिल टूट रहा है। और रिश्ते मर्यादा से नहीं, समझ से चलाए जाते हैं। हवेली में खड़े हर सदस्य के दिल में ये शब्द उतरते चले गए। कई के चेहरों पर खामोशी, कई के दिल में सवाल और कई के मन में एक स्वीकार जैसी भावना उठने लगी। पर चंद्रिका अभी भी हिली नहीं थी। दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक पढ़ते हुए महसूस हो रहा है कि कहानी अब एक नए मोड़। और अब हवेली के मुख्य आंगन में खड़ी चंद्रिका गुरुजी की बातों को सुनकर भी जिद के पत्थर पर अड़ी रहीं। उनके चेहरे पर गुस्सा था, पर वो गुस्सा असल में उनके टूटे हुए अहंकार की राख से उठी आग थी। जैसे उन्हें डर हो कि अगर वो एक बार वसुधा को स्वीकार कर लें तो दुनिया उन्हें कमज़ोर समझ लेगी, समाज ताने देगा, रिश्तेदार हंसेंगे। और यही डर उन्हें अपने ही बेटे से दूर कर चुका था। लेकिन गुरुजी जानते थे कि हर माँ के दिल में एक कोना ऐसा होता है जो 1000 गलत फहमियों के बाद भी अपने बच्चों के लिए धड़कता रहता है। वो बस उस कोने तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहे थे। हवेली की हवाओं में तनाव की गंध तैर रही थी, जैसे पत्थरों से बनी ये बड़ी सी इमारत भी आज देव की धड़कनों को सुन रही हो और वसुधा के कांपते हाथों की पीड़ा महसूस कर रही हो। गुरुजी एक कदम आगे बढ़े और उनकी आवाज़ अब पहले से भी नर्म लेकिन गहरी हो चुकी थी। चंद्रिका, तुम्हारी प्रतिष्ठा इतनी बड़ी नहीं कि तुम्हारे बेटे की जिंदगी उससे छोटी हो जाए, और न तुम्हारा अभिमान इतना ऊंचा कि उसके सामने तुम्हारा प्यार गिर जाए। तुमने इस लड़की को सिर्फ एक नौकरानी समझा, लेकिन इसने जिस निष्ठा से इस परिवार को संभाला है वो तुम्हारे सैकड़ों रिश्तेदार भी नहीं निभा पाए। तुमने सिर्फ इसका दर्जा देखा, इसका दिल नहीं देखा। और अगर आज तुम इसे बेटे के खुशी का अपराधी मान रही हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। चंद्रिका ने दांत भींचते हुए कहा, गुरुजी, आप चाहे जितना बचाव कर लें, ये लड़की मेरे घर की मर्यादा तोड़ चुकी है और देव को भी बहका चुकी है, और ये मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगी। देव ये सुनकर अंदर तक टूट गया। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की कठोरता समझने की कोशिश कर रहा हो लेकिन समझ नहीं पा रहा। वो एक कदम आगे बढ़ा और बोला, मासा, मैंने वसुधा को कभी अपने से कम नहीं समझा, न दर्जे में न इज्जत में। वो मेरी पत्नी है और मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा, चाहे आप मुझे इस घर की दहलीज पर रोक दें। हवा जैसे रुक गई, दीवारों ने जैसे सब सुन लिया और चंद्रिका का चेहरा जैसे एकाएक सफ़ेद पड़ गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका बेटा उनके सामने ऐसे खड़ा हो जाएगा। गुरुजी ने इस मौके को पकड़कर कहा, ये जो तुम देख रही हो ना चंद्रिका, यही है तुम्हारे बेटे का सच्चा इंसान, यही है उसका सच। और अगर तुम इसे नकारोगी तो तुम सिर्फ उसे नहीं, खुद को भी खो दोगी। रिश्ते जिद से नहीं चलते, प्रेम से चलते हैं, और आज तुम्हें अपनी जिद नहीं, अपने बेटे को चुनना चाहिए। अचानक चंद्रिका की आंखों में हल्का सा कंपन आया, जैसे कोई गहरी सोच भीतर उठ रही हो। पर तुरंत ही उन्होंने अपना चेहरा सख्त कर लिया, मानो भावनाएं दिखाना उनके लिए हार मानने जैसा हो। वसुधा ने तभी धीरे से कहा, मासा। ये शब्द सुनते ही चंद्रिका का शरीर ठिठक गया, जैसे इस एक शब्द ने वर्षों से बंद पड़े दिल के दरवाजे को हल्का सा धक्का दे दिया हो। वसुधा की आवाज़ कांप रही थी, मैंने कभी आपका घर, आपका मान, आपकी इज्जत छीनने का इरादा नहीं रखा। मैं तो बस देव सर के साथ खड़ी रही, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरा अस्तित्व दिया, वो मेरा परिवार बने, और मैं बस उनकी ज़िंदगी आसान करना चाहती थी, मुश्किल नहीं। गुरुजी ने वसुधा के कंधे पर हाथ रखा, जैसे उसे साहस दे रहे हों। चंद्रिका की आंखें अब भी भीगी नहीं थी, लेकिन उनके भीतर कुछ हिल चुका था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तो क्या तुम सोचती हो कि जो कुछ हुआ है वो मुझे नहीं तोड़ता? तुम्हें लगता है कि मैं माँ नहीं हूँ? गुरुजी ने जवाब दिया, माँ होना परंपरा निभाना नहीं, दिल का बोझ हल्का करना है, और तुमने अपने ही दिल पर जंग लगा ली है चंद्रिका। सारी हवेली चुप थी। नौकरानियां दालान में खड़ी सांसें रोके सुन रही थीं। देव की आंखें अपनी माँ पर टिकी थीं और वसुधा के हाथ कांप रहे थे। फिर अचानक, जैसे तूफान के अचानक शांत हो जाने के बाद की हवा बहती है, चंद्रिका ने धीरे धीरे पलटकर देव की ओर देखा।
उनकी आंखों में मिश्रित भावनाएं थीं, गुस्सा, दुख, प्यार और टूटी हुई उम्मीदें। वो बोली, अगर मैं तुम्हें अंदर आने दूं तो क्या तुम दोनों मेरे दिए इस दर्द को वापस लौटा सकते हो? क्या तुम ये साबित कर सकते हो कि मेरा विश्वास टूटना मेरी गलती थी? देव ने तुरंत कहा, हाँ मासा, जितना समय आप चाहें, जितनी परीक्षाएं लें, हम दोनों निभाएंगे। वसुधा ने भी सिर झुका दिया। आपका विश्वास वापस दिलाना ही अब मेरा जीवन का उद्देश्य है। गुरुजी मुस्कुराए। उन्हें पता था, दरवाज़ा नहीं, दिल खुल गया है और यही जीत है। चंद्रिका ने गहरी सांस ली, जैसे वर्षों का पत्थर दिल से हट गया हो, और फिर उन्होंने धीरे से सिर हिलाया और हवेली के गेट की ओर इशारा किया। ठीक है, अंदर आ जाओ। उनके स्वर में कठोरता तो थी, लेकिन साथ ही एक ऐसी नरमी भी थी जिसे सिर्फ माँ का हृदय ही समझ सकता है। देव की आंखें आंसुओं से भर आईं, वसुधा के होंठ कांप उठे और दोनों ने गुरुजी के चरण छू लिए। गुरुजी ने उन्हें आशीष देते हुए कहा, याद रखना, परिवार टूटे नहीं, जोड़े जाते हैं, और आज तुम तीनों ने जुड़ने का पहला कदम उठा लिया है। हवेली के अंदर कदम रखते ही जैसे रोशनी बदल गई, जैसे आंगन में खिले फूल हवा में मुस्कुरा उठे, जैसे पुराने बरगद के पेड़ की पत्तियां हिलकर कहने लगी, बहुत लंबा तूफान था, अब घर का मौसम ठीक होगा। दोस्तों, अगर आपको ये संपूर्ण कथा पसंद आई हो और अगर आप भी मानते हैं कि रिश्ते टूटते नहीं, समझने से जुड़ते हैं, तो इस कहानी को आगे बढ़ाएं, शेयर करें, बताएं और अपने दिल की बात कहें, क्योंकि कहानियां तभी जीवित रहती हैं जब उन्हें सुना जाता है।